हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 62 लेक्चर। ये मेरा 62 लेक्चर है ऑफ आर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप टीजीटी की, पीजीटी की या यूजीसी नेट या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट है, देन दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए ये लेक्चर वीडियो सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इससे पढ़िएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज एन एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है। दिस इज द क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है मार्केटिंग कैपेबिलिटी, दूसरा है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, तीसरा है मनी एंड कैपिटल मार्केट, चौथा है पर्सनल कैपेबिलिटी। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है, कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का वैसे थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को मोटा मोटा डिवाइड करूँ तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, याद है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के वो फैक्टर्स, वो एलिमेंट विच लाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो सब जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो, ठीक है, वो कंपोनेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के जिन पे जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड फैक्टर्स जो हों, जिन पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो और जो इफेक्ट हो बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी डिसीजन लिया, ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी से जिन फैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़े, वो सब क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आते हैं, मैनेजमेंट आता है, ये जो मार्केटिंग कैपेबिलिटी जो है या ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है या पर्सनल कैपेबिलिटी, ये सब क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? लाई करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी वो फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, या आप कह लीजिए मनी या कैपिटल मार्केट, क्या उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। लीगल एनवायरनमेंट, किसी भी कंट्री का जो लीगल एनवायरनमेंट है इसको कर सकता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ पहले भी। तो मेरे ख्याल से अब आपको काफी कुछ पता चल गया है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो अब आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं विच वन इज द करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मनी एंड कैपिटल मार्केट। ये जो मनी एंड कैपिटल मार्केट है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे इस मार्केट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इस मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, या ये जो एलिमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड इट लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का फैक्टर है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आज आपके लिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस हुआ, जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। तो मैं आपको आज के लेक्चर का एक क्वेश्चन देती हूँ, होमवर्क है ये। और आपको चाहे गूगल करिए, किसी बुक से पढ़िए, या मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी कई बार डिस्कस किया है ये पॉइंट। आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है नेम द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, ठीक है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात हुई ना, इसलिए मुझे याद आया। नेम द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना है, ठीक है। और ये मैं एशिया की बात
कह रही हूँ यहाँ पे, तो जो एशिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, हिंट दे रही हूँ, एशिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में है। ठीक है, तो आपको बताना है नेम द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। ठीक है, कैपिटल मार्केट यहाँ पे डिस्कस हुआ तो मुझे याद आया। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गूगल करिए, किसी बुक से देखिए, कहीं से भी, बट टेल मी द आंसर। इससे मुझे पता चलेगा कि आप एक्चुअली में आप मेरे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है, दिस इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। दिस इज सजेस्टेड बाय, ये किसने सजेस्ट किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, केन्स ने, डाल्टन ने, जेबी से ने या मार्शल ने। चारों में से किसने सजेस्ट किया था? ठीक, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पिछले वीडियो लेक्चर में याद है ना, इस पे क्वेश्चन आया था। इस वीडियो लेक्चर में भी इस टॉपिक पे दो क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर आपको डिफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, ये टर्म पता है, ठीक है, तो चाहे जैसे भी घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, यू कैन वेरी इजली आंसर। तो इसलिए जरा ये जो टर्म है, ये एग्जाम में जरूर करके चाहिएगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो वैसे तो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, पर चलिए एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर रहे हैं। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? देखिए, डिफिसिट मतलब होता है घाटा। ठीक है, गवर्नमेंट को घाटा कब होगा? व्हेन गवर्नमेंट हैज मोर स्पेंडिंग, मोर एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, स्पेंडिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, तब गवर्नमेंट को क्या होगा? गवर्नमेंट का आएगा डिफिसिट, यानी गवर्नमेंट को होगा घाटा। ठीक है, अब इस घाटे को भरना है। ठीक है, तो कैसे गवर्नमेंट भरेगी? बाय बोरोइंग, या तो बोरो करेगी या फिर बाय मिंटिंग द न्यू करेंसी, या तो नई करेंसी छापे, चाहे बोरो करे। ठीक है, इससे गवर्नमेंट इस घाटे को भरेगी। तो इसी को कहा जाता है डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो डिफिसिट है, जो घाटा है, उसको फाइनेंस करना। तो दिस इज द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी का टूल है। ठीक है, तो ये तो खैर मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग का ये जो टूल है, ये किसने सजेस्ट किया? तो दिस इज सजेस्टेड बाय जे एम केन्स ने। ठीक है, ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज सजेस्टेड बाय जे एम केन्स। इनका फुल नेम है जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, इनका फुल नेम है जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिफिसिट फाइनेंसिंग का। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग जरूर करके जाइएगा, क्या होता है बता दिया मैंने। ठीक है, और किसने दिया था? केन्स ने दिया था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और डिफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू क्या होता है, जो गैप है, ठीक है, ये जो स्पेंडिंग और रेवेन्यू के गैप के कारण, इस डिफरेंस के कारण जो डिफिसिट आया है, उसको फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, उस गैप को फिल किया जाता है, चाहे बोरोइंग की जाए फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, या फिर न्यू जो करेंसी है, ठीक है, या मनी प्रिंट करके। लेकिन मनी को प्रिंट करने से एक या न्यू करेंसी प्रिंट करने से एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को बैलेंस करना, ये सब होता है डिफिसिट फाइनेंसिंग में। तो ये फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी, राइट। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पम्प प्रिमिंग इज रिलेटेड विद। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पंप प्रिमिंग इज रिलेटेड विद, पंप प्रिमिंग किससे रिलेटेड है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सॉरी, ये तो दो बार ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे कोई दूसरी पॉलिसी कर लीजिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सपोज करिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको पूछा जा रहा है कि ये जो पंप प्रिमिंग होता है, ये किससे रिलेटेड है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप तब कर पाएंगे ना जब आपको पम्प प्रिमिंग पता होगी, तभी आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पम्प प्रिमिंग बता देती हूँ कि ये क्या होती है। देखिए, प्रिम मतलब क्या होता है? प्रिम मतलब होता है, या प्रिमिंग मतलब क्या होता है कि प्रिपेयर करना,
ठीक है, किसी चीज को प्रिपेयर करना फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन कोई भी, चाहे मशीन हो, कुछ भी हो, वो ऑपरेशन करने के लिए उसको रेडी करना, प्रिपेयर करना, दिस इज कॉल्ड प्रिमिंग। ठीक है। अब ये पंप प्रिमिंग क्या चीज होती है? तो ये पंप प्रिमिंग ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। जो पंप होता है ना, तो पंप प्रिमिंग एक कह लीजिए मैनुअल या कह लीजिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, देखिए ये एक पंप है जिसमें यहाँ पे एयर भरी हुई है, पहले यहाँ पे एयर भरी हुई है। ठीक है। तो ये पंप अभी नहीं काम कर पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए पंप प्रिमिंग, ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो एयर प्रेजेंट होती है पंप में, और ये जो सक्शन लाइन में ये जो एयर प्रेजेंट होती है, इसको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है? बाय फिलिंग द लिक्विड। इसमें लिक्विड डाल करके ये जो एयर है इसको यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पंप प्रिमिंग। ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो ये क्या बोलते हैं, आपका जो पंप है, इट गेट रेडी फॉर द ऑपरेशन। ये जो पंप है ये रेडी हो जाता है काम करने के लिए, तो इसको कहा जाता है पंप प्रिमिंग। ठीक। अब यही सेम कॉन्सेप्ट ना हमारी सेम मतलब दूसरे रिस्पेक्ट में, ये जो कॉन्सेप्ट है यही कुछ कॉन्सेप्ट एक दूसरे रिस्पेक्ट में हमारी इकोनॉमी में भी यूज किया जाता है। अगर हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, ठीक है, या फिर रिसेशन की कुछ टेंडेंसी हो, तो फिर गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये फिर क्या करते हैं, रिकवरी के लिए मेजर्स लेते हैं। अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, जैसे 2008 में बहुत दिक्कत आ गई थी, रिसेशन के फेज में इकोनॉमी हमारी चली गई थी, तो उस समय फिर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट फिर ताकि ये जो रिसेशन है ये खत्म हो, ठीक है, वापस रिकवरी हो, तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। तो उसके तहत फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है। तो ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है हमारी इकोनॉमी को फिर से स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, रिसेशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ठीक है। उसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट पम प्रिमिंग का। तो पंप प्रिमिंग के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, पंप प्रिमिंग के तहत गवर्नमेंट कलेक्टिव स्टिमुलेटरी मेजर्स लेती है। ठीक है। यानी एक साथ काफी सारे स्टिमुलेटरी मेजर्स लेती है, और उसके तहत गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है, हायर एक्सपेंडिचर करती है, और टैक्स में थोड़ा सा कट करती है। ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, एक कंसीडरेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स लेती है, बहुत सारा खर्चा करेगी, टैक्स कट करेगी, ताकि वापस जो इकोनॉमी है रिसेशन फेज से बाहर निकल के आ जाए। ठीक है। तो जैसे पंप प्रिमिंग में होता है ना, यहाँ पे लिक्विड भरा गया ताकि एयर बाहर निकल जाए, ताकि वापस पंप काम करना शुरू करे। ठीक है। वैसे ही इकोनॉमी रिसेशन के फेज से बाहर आ जाए, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन के फेज से बाहर आ जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी पंप प्रिमिंग कर रही है, यानी बहुत सारे कलेक्टिव स्टिमुलेटरी मेजर्स ले रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, टैक्स में कटौती कर रही है, टैक्स कट कर रही है, पर एक ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी फिर से बाउंस बैक हो जाए, रिसेशन से बाहर आ जाए, बाउंस बैक हो जाए, और नॉर्मल फंक्शन करने लगे एट हायर लेवल। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट करती है। तो इसको, ये जो पंप प्रिमिंग है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद फिस्कल पॉलिसी। ये जो पंप प्रिमिंग का कॉन्सेप्ट है ये फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्स की बात करते हैं, और पंप प्रिमिंग के तहत गवर्नमेंट टैक्स कट करती है। ठीक है। अपने खर्चे नहीं, मतलब जो पब्लिक पे खर्चे करती है वो थोड़े बढ़ाती है। ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट पंप प्रिमिंग इज रिलेटेड विद फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन डिफिसिट फाइनेंसिंग पे है। तो मैं कह रही थी ना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर झटपट बता देंगे। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, तो अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। डिफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, डिफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है? पहला है बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती है। दूसरा है इश्यूज ऑफ न्यू करेंसी बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू करती है। तीसरा है विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस, यानी पहले अगर गवर्नमेंट ने कुछ कैश बैलेंस एक्यूमुलेट किया है तो उसको विड्रॉ करती है। ठीक है। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है। आपको बताना है डिफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है।
तो अभी पिछले सॉरी नॉट वीडियोस, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस की हूँ ये टॉपिक, ये इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुआ है और अभी पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है मैंने कि डिफिसिट फाइनेंसिंग में जो घाटा होता है गवर्नमेंट को, उसको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट कैसे? बाय बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, पब्लिक से बोरो करती है, या करेंसी इशू करती है, या कुछ अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस है तो उसको भी तो विड्रॉ करके यूज कर सकती है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही स्टेप लेती है, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। द पर्सन रोट वेल्थ ऑफ नेशन एंड बिलीव द गवर्नमेंट शुड हैव लिमिटेड रोल इन बिजनेस। यानी कौन वो पर्सन था जिसने ये बुक लिखी और पब्लिश की, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? और इनका बिलीव था कि गवर्नमेंट शुड हैव लिमिटेड रोल इन बिजनेस, गवर्नमेंट का मिनिमम लिमिटेड रोल होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो वो पर्सन कौन थे? क्या वो बर्नी सैंडर्स थे, एडम स्मिथ थे, चार्ल्स फोरियर थे, या हिलेरी ट्रम्प थे? तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो एक बात बताऊं, ये तो वेल्थ ऑफ नेशन तो बहुत ही फेमस बुक है, वेरी फेमस बुक, जिसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा। ये बुक अमेरिका के एक ऑर्थर ने लिखी, उन्होंने पब्लिश की, लेकिन इट दिस बुक हैज ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, इसीलिए बुक काफी, मतलब आपने सुना भी होगा। ठीक है, इस बुक के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। 1776 में 1776 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे अमेरिका में। ठीक है, 1776 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे अमेरिका में। पहला तो ये हुआ था कि, क्या हुआ था? पहला ये था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका कब आजाद हुआ? अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और दूसरा अमेरिका में एक बड़ा इवेंट हुआ था 1776 में, वो ये था कि वन बुक वाज पब्लिश बाय एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा, बहुत फेमस बुक है। ठीक है, तो ये बुक भी 1776 में, जिस साल अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी साल ये बुक पब्लिश हुई है। एंड दिस बुक इज रिटन बाय एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने बुक लिखी है। ठीक है, और एडम स्मिथ ने क्या कहा था? इन्होंने रिजेक्ट किया था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट एक्टिविटी। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट एक्टिविटी में। और इनका बिलीव था कि गवर्नमेंट के केवल तीन काम है, जो गवर्नमेंट है उसको केवल तीन काम करने चाहिए। पहला पहला काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेशनल बॉर्डर्स। ये जो किसी भी कंट्री का जो नेशनल बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट का पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है? इन्फोर्स सिविल लॉ, ये जो सिविल लॉज है उनको इन्फोर्स करना, ये दूसरा काम है गवर्नमेंट का। एंड तीसरा काम गवर्नमेंट का है इंगेज इन पब्लिक वर्क करना। ठीक है, एजुकेशन वगैरह पे काम करना, पब्लिक वर्क करना। तो ये तीसरा काम है। तो गवर्नमेंट का केवल यही काम है, गवर्नमेंट को बाकी बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये ऐसा बिलीफ था एडम स्मिथ का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है, और इसके साथ ही काफी कुछ नॉलेज भी मिल गई है इस क्वेश्चन के बारे में, इस बुक के बारे में। तो अब आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है एडम स्मिथ ने, कब पब्लिश हुई थी? 1776 में, जिस साल अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, और इस बुक के तहत कहा गया था कि गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होना चाहिए बिजनेस में। ठीक, गवर्नमेंट के तीन ही काम होने चाहिए। ठीक है, ये तीन काम बताए थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज का वीडियो का कंटेंट। और मैंने आज क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, याद है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आज का क्वेश्चन है कि नेम द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपको बताना है, वो इंडिया में है, ये हिंट है। ठीक, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।